जय हिंद और नमस्कार सारे महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकगण। ग्रोथमोट यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एवं अति उपयोगी ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी कि 6 अगस्त 2021 के सत्र में मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सत्र के तहत हम लोग संयुक्त रूप से जो प्रतिदिन 6 समाचार पत्रों में प्रदर्शित होने वाले जो संपादकीय लेख होते हैं उनकी चर्चा हम लोग यहाँ करते हैं, और साथ ही में जो परीक्षा लक्ष्य जो दृष्टिकोण होना चाहिए उसको साथ में रख के करते हैं, क्योंकि अपने आप में हमारे इस पर्टिकुलर सेगमेंट का उद्देश्य जो है वो ना मात्र केवल करंट अफेयर्स की तैयारी करवाना, मगर करंट अफेयर्स की तैयारी के साथ एक ऐसे जो राइटिंग स्किल है उसको डेवलप करना, प्लस आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना, कन्विंसिंग पावर को डेवलप करना। ठीक है, तो एक प्रकार से एक परसेप्शन को डेवलप करने की बात हम लोग यहाँ करते हैं, और इसी के तहत आज भी एक दो पर्टिकुलर मीडिया रिपोर्ट्स है जो कि अपने आप में संशोधित जो संपादन होते हैं उनके कक्षा के हैं। ठीक है, जिनको हमें देखना है और एक परीक्षा लक्ष्य एक संशोधनात्मक नज़र के साथ ही यह दो लेखों को हम लोग आज देखने वाले हैं। जैसे आपको दृश्यमान है, BRO बिल्ड्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, यानी कि 2 दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है खबरें आई और उसके मुताबिक भारत जो है वो फिर से क्लेम कर रहा है कि उसने विश्व की सबसे ऊंची सड़क बना दी है, जहां तक 4 पहिए वाला जो व्हीकल है या 4 से अधिक पहियों वाला व्हीकल वो पहुंच सके, यानी कि हाईएस्ट मोटरेबल। ठीक है, तो फिर से यह क्लेम किया। हालांकि पिछले कुछ सालों से ये रिकॉर्ड जो है वो हमारे नाम नहीं था। भूतकाल में हमने कई बार इस रिकॉर्ड को जो है रिकॉर्ड तक हम पहुँचे हैं, और कई बार हमने हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाने का जो है ऐलान किया है, मगर फिर से एक बार यहाँ कई सालों के बाद भारत फिर से आज एक सबसे ऊंचा सड़क निर्माणकार बन गया है। तो वो यहाँ प्रथम बिंदु में देखना है। उसके बाद इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो आजकल चर्चा में है और उसके सी ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ बात करनी है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस का एक अपने आप में महत्वपूर्ण लेख है। ये अपने आप में संपादकीय लेख है, और वही जो BRO है ये हिंदू का एक मीडिया रिपोर्ट है जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वो क्लेम की गई है। साथ ही में यहाँ कुछ संशोधित तत्व इन द फॉर्म ऑफ इनपुट भी यहाँ हमने रखे हैं, जिनको हम लोग वेरियस प्री प्लान्ड एंड प्रेजेंटेड माइंड मैप की मदद से देखेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को एकदम प्रिसाइसली और अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला लेख द हिंदू का और दूसरा इंडियन एक्सप्रेस का देखेंगे। देखिए, ये जो उमलिंगला पास है जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है और बहुत ही ऊंचाइयों के ऊपर है, और ये लगभग ग्लेशियर सी है। ठीक है, तो यहाँ एक कनेक्टिविटी प्रदान करना वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात होती है। एक व्यू रचनात्मक आप कह सकते हैं कि उसका महत्व है, और वो यहाँ आज हमें मिल गया है। साथ ही में टूरिज्म के लिए भी अच्छा रहेगा, पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, और साथ ही में सबसे क्रिटिकल जो है वो है मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, यानी कि जो सिक्योरिटी दृष्टि से जो हमें यहाँ बूस्ट मिलने वाला है वो भी इनकम्पेरेबल है। तो देखेंगे एक कार्यसूची के तहत यह पूरा मुद्दा देखना है। सबसे प्रथम वाई न्यूज़, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, फिर वी विल बी टॉकिंग अबाउट BRO who is responsible. It's actually an organization which is full formed as Border Road Organization, and it is responsible and accountable for border area roads, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, देखेंगे। साथ ही में उसका एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है विच इज कॉल्ड प्रोजेक्ट हिमांक। ठीक है, HIMANK, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी सम रिलेटेड फैक्ट्स। तो देखेंगे एक के बाद एक चीज़ों को समझेंगे। वाई न्यूज़ से शुरू करेंगे। देखिए, सबसे प्रथम अगर हम देखें तो BRO कंस्ट्रक्ट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, वर्ल्ड्स हाईएस्ट, और ऊंचाई अगर देखें तो 19,300 फीट। प्लस दूसरा बिंदु यहाँ अगर देखें तो इसका लोकेशन। ठीक है, ये नॉर्दर्न इंडिया का मैप है जिनमें जम्मू कश्मीर में दृश्यमान है, और इसका लोकेशन यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है उमलिंगला विच फॉल्स इन ईस्टर्न लद्दाख, इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और ये स्पॉट है। दिस इज उमलिंगला पास विच इज एक्चुअली इन प्रॉक्सिमिटी टू डेमचोक विलेज। हम देखेंगे आगे उसका भी जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन डेमचोक विलेज का और चिमसुले का, दोनों का, चिमसुले या चूसुल, अब जो कोई भी बोले, दोनों का हम लोग एक यहाँ जो है
ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देखने का प्रयास करेंगे। मगर ये उमलिंगला है, यहाँ लेह है। लेह इज ऑन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 11,500 फीट, ठीक है, और ये तो उससे कहीं ऊपर है और तकरीबन 18-19 हज़ार फीट्स पर है, ठीक है। तो दिस इज द लोकेशन, ईस्टर्न लद्दाख, और सियाचिन से भी बहुत करीब, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, और साथ ही में एलएसी से भी करीब, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन की सीमा है, तो दोनों से करीब है। अपने आप में व्यू रणनीति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ एक ये अच्छा पुश भारत को मिला, ऐसा हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ कुछ माहितियाँ हैं, विच मीन्स एट अल्टीट्यूड ऑफ 19,300 फीट्स जो हमने देखा, इट इज़ द स्ट्रेच ऑफ 52 किलोमीटर लॉन्ग टर्मैक रोड थ्रू उमलिंगला। 52 किलोमीटर लॉन्ग बड़ा स्ट्रेच है, और उन घाटियों में बनाया गया है, ग्लेशियर्स में बनाया गया है, और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस भी है इस पर्टिकुलर रोड का। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड फ्रॉम 2017 अंडर प्रोजेक्ट हिमांक, यानी कि तकरीबन 4 वर्षों से इसका निर्माण कार्य शुरू है, और बीआरओ और प्रोजेक्ट हिमांक के जो पर्सोनल्स है वे भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। तो बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट हो गया है। तो ये बात रही वही न्यूज़ की। दूसरा बिंदु देखें तो मैं इसका सिग्निफिकेंस देखना है। तो जो मैंने आपको हिंट दी कि ये अपने आप में एलएसी से और सियाचिन से दोनों से करीब है। चाइना आज हमारा फर्स्ट टायर दुश्मन हम लोग कह सकते हैं, या उसकी श्रेणी में है। तो उन सारी चीज़ों की वजह से, उन सारी जो है एक प्रकार की जियो पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ ये सारा ज्योग्राफिकल एरिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। देखेंगे सबसे प्रथम यहाँ रोड देखना है हमें, और ये चुशूल है, और यहाँ देमचौक है। देमचौक, और यहाँ ये जो आपको व्हाइट ग्लेशियर्स दिख रहे हैं, दिस इज उमलिंगला, ठीक है। तो अपने आप में स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, दिस इज चुशुल, दिस इज देमचौक, एंड दिस ग्लेशियर इज उमलिंगला। और सर्दियों की जब मौसम होती है तो यहाँ -40 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज तापमान रहता है, और इसकी जो कनेक्टिविटी है इन विलेजेस के साथ वो तकरीबन नहीवत हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो ये अब कनेक्टिविटी जो है उसको भी बूस्ट करेगा। तो स्थानिक लोगों के लिए भी एक प्रकार से सहूलियत होगी, उनका आर्थिक व सामाजिक विकास होगा। तो ये प्रथम इसके लोकेशन की बात। दूसरा बिंदु देखें तो रोड इज इन प्रोक्सिमिटी टू LSE and will allow quick movement of troops and equipments. Yes, the road actually will increase high mobility. Yeah, it will provide high mobility. High mobility to security movements, security personnel movements. तो रणनीतिक दृष्टि से ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। Then provide alternate connectivity to localities from Leh टू देमचौक एंड चिमसुले विलेजेस। एक प्रकार का अल्टरनेट रोड है जो ट्रेडिशनल कनेक्टिविटी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें इंटरप्शंस आते थे, और तकरीबन वर्ष के 5 महीने वो रोड जो है वो जो है बंद ही रहता था ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। तो यहाँ एक अल्टरनेट कनेक्टिविटी है जो राउंड द ईयर कनेक्ट करने का प्रयास करेगी। तो ये भी एक बड़ा सिग्निफिकेंस है। इट विल ट्रिगर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर रीजन। यस, एंड इट्स अ वेरी वाइटल फैक्टर, क्योंकि अपने आप में जो रिमोट विलेजेस है, ठीक है, चाहे वो नॉर्दर्न इंडिया का हो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का हो, तो वे रिमोट होने की वजह से, कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वे अंडर डेवलप्ड हो गए हैं या रह गए हैं। तो उनको मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के साथ जोड़ने के लिए, इकोनॉमी के साथ उनको कंपेरेबल बनाने के लिए यहाँ सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट यहाँ के रीजन का, यहाँ के स्थानिक लोगों का होना ज़रूरी है। तो ये इसके कुछ सिग्निफिकेंस की बात थी, जो हमने कुछ बिंदुओं को जो है देखा, कुछ बिंदुओं में विभाजित करके देखा। देन नेक्स्ट इज वी नीड टू सी अबाउट BRO, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट हिमांक। देखेंगे वन बाय वन।
बीआरओ की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर 1960, यह महत्वपूर्ण माहिती है, एंड इन द रिगेन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. It aims for the coordination for speedy development of network of roads in north and northeastern border regions. Yes, तो मात्र और मात्र उत्तर व उत्तर पूर्वीय इलाकों में जो कि सरहद के बहुत ही नज़ीक है, वहाँ जो है रोडों का, सड़कों का निर्माण करना, वही इसका मुख्य उद्देश्य था. और उस निर्माण कार्य को तेज़ बनाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी उन एरियाज में डेवलप हो सके जो अपने आप में सेंसिटिव हो. देन आफ्टर वर्क अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि जो संपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव जो हॉल्ट है वो सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, और उसके अंडर ही बीआरओ जो है वो कार्यरत है या कार्यशील है. देन आफ्टर टुडे इज बीआरओ वर्क इज डाइवर्सिफाइड इनटू लार्ज स्पेक्ट्रम. यस, जब इसका गठन किया गया, जब इसकी एक प्रकार से स्थापना की गई, तो इसका कार्य जो था वो बहुत ही सीमित था, या इसके कार्य का स्वभाव जो था वो बहुत ही सीमित था. मगर जैसे जैसे बीआरओ जो है वो बढ़ता गया, वो सरहदी विस्तारों की चुनौतियाँ बढ़ती गई, वैसे वैसे इसका काम जो है वो भी डाइवर्स होता गया, वर्सेटाइल होता गया, विच वी कैन सी हियर. राइट नाउ बीआरओ इज वर्किंग with a very wide range of projects like building airfields and airstrips, then building projects as well, defense work and tunneling. ठीक है, तो कई सारी जो है एक प्रकार से विकास की जो कार्य है विकास के, उनके साथ बीआरओ जुड़ा हुआ है, और एक प्रकार से सरहदी विस्तारों में भारत की नव समान हम लोग कह सकते हैं. देन आफ्टर प्रोजेक्ट ऑफ बीआरओ इनिशिएटेड इन 1985, yes, and that point is talking about प्रोजेक्ट हिमंक. ठीक है, अपने आप में बीआरओ का ही प्रोजेक्ट है, मगर महत्वपूर्ण है और एक स्पेसिफिक उद्देश्य के साथ इसको यहाँ चालू किया था, और वो वर्ष था 1985. बीआरओ की स्थापना हुई 1960 में. आफ्टर 25 years प्रोजेक्ट हिमंक was started. Project responsible for construction and maintenance of road and related infrastructure in Ladakh along the LSE, including builds some highest motorable roads such as. There are few examples which you are going to see, but its main function and its main aim was focused on the region of Ladakh and near the areas of LSE. जो एरियाज पूरे LSE के समीप में है, वहाँ का सड़क निर्माण व उसका मेंटेनेंस, सड़कों को बनाए रखना, कनेक्टिविटी को बनाए रखना, वो इसका मेन उद्देश्य था. अब कई सारे यहाँ जो है बर्फीले पहाड़ है जहाँ तक प्रोजेक्ट हिमंक के रोड्स बनाए गए हैं. उनका कुछ एग्जाम्पल है, जिनमें सबसे प्रथम है खारदुंगला, विच वॉज वंस ए हाइस्ट मोटरेबल रोड एट एन हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 17,000 plus feet, प्लस तगलंगला, then चांगला, एंड राइट नाउ इट इज उमलिंगला, एंड विच इज वर्ल्ड्स हाइस्ट मोटरेबल रोड एट 19,300 feet, जिसको लेकर आज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ प्रोजेक्ट हिमंक के तहत ही बनाए गए हैं. फिर उसके बाद देखें तो प्रोजेक्ट एंश्योर्स एक्सेस टू सेंसिटिव मिलिट्री एरियाज इंक्लूडिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड एट सियाचिन ग्लेशियर एंड पेंगोंग त्सो. ठीक है, जो अपने आप में विश्व के सबसे ऊंचे रण मैदान माना जाता है, उस एरिया का जो कनेक्टिविटी का काम है, जो रोड है, जो लॉजिस्टिक है, वो प्रोजेक्ट हिमंक के तहत बीआरओ के द्वारा इम्प्लीमेंट वहाँ होता है. बहुत ही अच्छी तरीके से होता है. और अगर आप उस एरिया में ट्रैवल करें तो वो हिमंक के द्वारा अलग अलग माइलस्टोन्स पे एक प्रकार से एक पैटर्न से, एक स्पेसिफिक पैटर्न से कुछ फिलोसॉफिकल कोट्स लिखे जाते हैं, इंग्लिश प्रोवर्ब्स लिखे जाते हैं, जो कि अपने अपना रोड सेफ्टी को और टूरिज्म को दोनों को प्रमोट करते हो. तो वो भी आपको चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती है. तो यह सारी चीज़ें जो यहाँ हमें देखनी थी बीआरओ और प्रोजेक्ट हिमंक के बारे में. देन आफ्टर यहाँ ब्लैक टॉपिंग की बात आती है, क्योंकि अभी अभी जो इस समाचार का आधार लिया है वह समाचार वही दरअसल यही था कि इस पर्टिकुलर रोड का जो कि एलएसी के समीप में है, उसका ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो परिपूर्ण हो गया है. ब्लैक टॉपिंग यानी कि एक प्रकार से जो है एक पतला स्तर बनाना रोड के ऊपर, जो कुछ काले जो है पत्थरों से बना हो और जिनमें कुछ मात्रा में डामर हो. तो देखेंगे बिटुमिनस मटेरियल यूज्ड स्पेशली फॉर सरफेसिंग रोड. बिटुमिनस मटेरियल यानी कि
एक प्रकार से कोल या पेट्रोलियम की प्रोडक्ट है जो काले रंग की होती है, और अक्सर हम देखते हैं कि सामान्यतः जो रोड का निर्माण होता है तो उनके ऊपर एक परत बिछाई जाती है, वो परत ये है, ठीक है। दिस इज द बिटुमिन. It is a black or dark viscous material that holds the stones together and is made from petroleum distillation. ठीक है, एक प्रकार का एक काला पदार्थ है जो अपने आप में पत्थर को जकड़े रखता है, तो उसे बिटुमिन कहते हैं, जिसका उपयोग यहाँ होता है। आमतौर पे जो ब्लैक टॉपिंग है वो दो तरीके से होती है। एक होती है जो asphalt होती है, और दूसरा होता है बिटुमिन, ठीक है। तो ये दो अपने आप में महत्वपूर्ण है, मगर यहाँ बिटुमिन का ब्लैक टॉपिंग किया गया है चिमसुले से देम चौक के इस रोड में या इस सड़क में, तो यह है ब्लैक टॉपिंग। अब माउंटेन पासेस की बात करें, क्योंकि हमने देखा यहाँ की जो उमलिंग ला है, तो वो ला जो है वो आपने भी कई सारी जगह सुना होगा। तो यह तिब्बतियन शब्द है, और तिब्बतियन में ला को बोलते हैं पास, यानी कि रास्ता। पर्वतों को आप बिना रास्ते आप उसको पसार नहीं कर सकते, या एक प्रकार से वो कठिन कार्य है। मगर अगर आसानी से आपको माउंटेन क्रॉस करना है, पसार करना है, तो आपको पास का या एक ऐसे रास्ते का उपयोग करना होगा। और भारत में कई सारे ऐसे जो है पासेस है, माउंटेन पासेस है। देखेंगे क्या है ये माउंटेन पासेस इज अ कनेक्टिविटी रूट थ्रू द माउंटेन रन, ठीक है। जब आप माउंटेन के तहत जा रहे हो, उसके थ्रू जा रहे हो, देन यू शुड बी यूजिंग माउंटेन पास। देन इट इज अ गेटवे टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो नेबरिंग कंट्रीज फॉर डिफरेंट पर्पस। ये तो एक अपने आप में इसका एक फंक्शन है कि एक प्रकार से कनेक्टिविटी प्रदान करता है, चाहे वो इंटरनल रीजन्स हो कंट्री के, या चाहे वो एक्सटर्नल जो है अलग नेबर्स के साथ रास्ते हो। देन देर आर अबाउट 60 पासेस इन इंडिया। यस, कई सारे पासेस हैं, मगर एक मोटा मोटा अनुमान ऐसा है कि तकरीबन 60 पास भारत में मौजूद है, और ये सारे उत्तरीय व कुछ उत्तर पूर्व में के हिस्से में है। तो ये अबाउट माउंटेन पासेस है, ठीक है। यहाँ एक टेबल है जिनमें 10 वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स की एक सूची दी गई है। तो ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में मुझे महत्वपूर्ण लगा। देखेंगे सबसे प्रथम उमलिंग ला 19,300 फीट के ऊपर, भारत इंडिया। फिर उतरुंकु वोल्कानो जो कि बोलिविया साउथ अमेरिका में स्थित है, ठीक है, जो आज तक नंबर 1 था, मगर अब उमलिंग ला के बनने से ये नंबर 2 हो गया। फिर मानापास, मार्सिमिक, सेमो, फोतिला, दोंकियाला, कैंगसेंगला, सुजीला एंड लास्ट वन इज चांगला, ठीक है। और इसके बाद फर्दर खारदुंगला एंड मेनी मोर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है यहाँ से ले सकते हैं, और साथ ही में ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ये डिटेल्स आपको मात्र और मात्र ऑब्जर्व करनी है, ठीक है, मगर ये जो लिस्ट है वो आपको मगअप करना है, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल। तो ये पूरा एक पर्टिकुलर हाईएस्ट मोटरेबल रोड का मुद्दा था जो अपने आप में परीक्षा संबंधी है। अब इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, जिनमें विक्रांत है, और जैसे हमने समाचारों में देखा कि उसका सी ट्रायल या सी रन शुरू हो गया है, तो देखेंगे उसके बारे में। परीक्षा लक्ष्य भी है, और एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी जो भारत की क्षमताएं है, जो सैनिक क्षमताएं है जो बढ़ती है, उसके बारे में हमें वाकिफ होना चाहिए, तो उस तरीके से भी उपयोगी है। तो देखेंगे, देखिए सबसे प्रथम वही न्यूज़ से शुरू करेंगे, फिर आफ्टर अबाउट देखेंगे कि इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का जो है एक ओवरव्यू लेंगे, एक विहंग अवलोकन लेंगे, और परीक्षा दृष्टि से भी आंकड़ों की मदद से हम लोग एक सामान्य समझ बनाएंगे। देन आफ्टर एयरक्राफ्ट कैरियर्स वर्ल्ड वाइड एक परिचित्र देखेंगे कि आज की परिस्थिति है पूरे विश्व में भारत के साथ। देन फैक्ट फाइल ऑफ INS विक्रांत, कुछ ऐसी माहितियाँ जो यहाँ छूट गई हो, और कुछ ऐसे आंकड़े, कुछ ऐसे तथ्य। देन आफ्टर हिस्ट्री ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि जो विमान वाहक जहाज होते हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका इतिहास क्या है, कैसे उसका इमर्जेंस हुआ, किन देश के द्वारा हुआ, शुरुआती समय में किन किन देशों के द्वारा इसका उपयोग हुआ, आज की परिस्थिति है, वो तो हम लोग यहाँ जो है वर्ल्ड वाइड में देखने ही वाले हैं। एंड आफ्टर देन द लास्ट क्लासिफिकेशन विल बी इंडिया एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, भारत व एयरक्राफ्ट कैरियर
या भारत में क्या परिस्थिति है विमान वाहक जहाज़ों की, भूतकाल में क्या रहा, वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो इस प्रकार से इस मुद्दे को हमने इन 4-5 बिंदुओं में विभाजित किया है। ऑन द अदर एंड यू कैन सी है रिप्रेजेंटेटिव इमेज ऑफ INS विक्रांत, ठीक है, जिसका सी ट्रायल शुरू हो गया है। बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ी है, और यह जो आपको आप देख रहे हैं यह एरिया, ये अपने आप में 1.5 लाख फीट का है, स्क्वायर फीट का, तो बहुत ही विशाल है। देखेंगे आगे फैक्ट फाइल में ये माहितियाँ। वाइन न्यूज से शुरू करें तो सी ट्रायल ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो ये सबसे प्रथम है, तो ये इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वैसे भारत ने 3 यूज़ कर लिए हैं, मगर इसमें विशेषता ये है कि ये अपने आप में पहली देसी है, पहली भारतीय है, और कहा जा रहा है कि तकरीबन 75% से अधिक, तकरीबन 75% से अधिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ घरेलू उत्पादन से ही जो इसमें डाली गई है, इसमें उपयोग में ली गई है। तो अपने आप में ये आत्मनिर्भर भारत को, वो मेक इन इंडिया दोनों को बूस्ट करने वाली है। तो ये एक प्रकार से गौरव की बात है। ऑन 4 अगस्त 2021, और यह 4 अगस्त भी निश्चित रूप से इंटेंशनली ही जो है ये तय किया गया था, क्योंकि ऑन 4 अगस्त 1971 जो विक्रांत का पहला वर्जन था, जो कि हमने यूके से लिया था, उसने बहुत ही एक जो है डिसीजिव एक निर्णायक भूमिका निभाई 1971 की लड़ाई में। तो उस दिन को याद करते हुए यहाँ आज की मॉडर्न जनरेशन या विक्रांत आप कह सकते हैं कि 1 को एक तरीके से यहाँ लॉन्च किया गया इंटेंशनली। तो ये भी एक याद रखने वाली माहिती है। देन आफ्टर, इट इज़ द बिगेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स वारशिप मेड बाय इंडिया एवर। यस, भारत ने जो आज विक्रांत बनाई है, इसके पहले इतनी बड़ी, इतनी विशाल और इतनी जटिल वारशिप या विमानवाहक जहाज कभी नहीं बनाया था। प्रोबेबली वारशिप विल बी कमीशन्ड इन सेकंड हाफ ऑफ 2022। कहीं से ऐसी खबर आ रही है कि ये 2023 में ही कमीशन होने वाली है, मगर इट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस एंड इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट। फिर आगे देखें तो ये बात रही वाइन न्यूज़ की। देन आफ्टर वी नीड टू सी अबाउट इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। तो इसके पहले नामकरण की बात करें, नोमेनक्लेचर की, तो इसका नामकरण इसकी पूर्व पीढ़ी की जो विक्रांत थी उसके ऊपर से पड़ा है, जो जिसको डिकमीशन किया गया तकरीबन वर्ष 1997 में। अब इट हैज़ एयर कंपोनेंट्स ऑफ 30 एयरक्राफ्ट। यस, अगर इसके जगह की बात करें, इसके डेक की, ठीक है, तो ये लगभग 30 विमान व हेलीकॉप्टर्स को एक साथ रख सकती है अपने डेक के ऊपर। इतनी विशाल है, जिनमें MiG-29 फाइटर्स है जो तकरीबन 24 वहाँ रख सकते हैं। फिर एयरबोर्न हेलीकॉप्टर्स है, MH-60 मल्टी रोल चॉपर्स है जो कि US मेड है, US मेड, उसको भी वहाँ रख सकते हैं। एंड लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स एज लाइक ध्रुव हेलीकॉप्टर्स कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड एज वेल। ठीक है, तो कुल 30 ऐसे चॉपर्स या एरोप्लेन्स को, फाइटर्स को यहाँ ये रख सकती है, इतनी क्षमता है। देन आफ्टर स्पीड की बात करें तो इसकी एक्सपेक्टेड टॉप स्पीड 55 किलोमीटर्स पर आवर है, जो कि 30 नॉट्स है। एंड इट्स एवरेज स्पीड इज 32 किलोमीटर पर आवर विच इज 18 नॉट्स। देन आफ्टर वेपनरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये युद्ध जहाज है और विमान वाहक जहाज है जो क्रिटिकल है और बहुत ही रेयर है, क्योंकि इसकी तादाद जो है पूरे विश्व में बहुत ही सीमित है। देखेंगे आगे, मगर बहुत ही सीमित है। बाराक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल AK-630 NF स्टार एंड RAN 40L विच आर रडार्स, शक्ति EW यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम या सूट। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से ये जो युद्ध जहाज है वो लैस है, यानी कि एकदम मॉडर्न है। साथ ही में यहाँ जो कनेक्टिविटी है इस पर्टिकुलर जहाज की, वो भी अपने आप में अत्याधुनिक है। कनेक्टिविटी के साथ इसका जो प्रोग्राम है वो भी अत्याधुनिक है, तो अपने आप में एक शक्तिशाली विमानवाहक युद्ध जहाज है। देन आफ्टर अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो वी नीड टू सी रेंज ऑफ पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट।
देखेंगे सबसे प्रथम इसका इम्पोर्टेंस जो है कि इसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तकरीबन इसके निर्माण कार्य के दौरान 40,000 से अधिक लोगों को रोजगारी प्रदान की, तो ये भी एक बहुत ही आर्थिक योगदान है। फिर कॉम्बैट कैपेबिलिटी, रीच एंड वर्सिटैलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। कॉम्बैट कैपेबिलिटी यानी कि युद्ध क्षमता में बहुत ही माहिर है, अव्वल है, एंड उसकी रीच, उसकी पहुंच और उसकी वर्सिटैलिटी, अलग अलग काम करने की, अलग अलग प्रकार से हमला करने की, ठीक है, जो एक प्रकार की जो सिस्टम है वो भी अपने आप में विशेष है। इट हेल्प्स सिक्योर्स इंडियाज इंटरेस्ट इन मैरीटाइम डोमेन। यस, मैरीटाइम डोमेन में जो भारत का इंटरेस्ट है, भारत का जो स्वामान है वो बनाए रखने के लिए ये अपने आप में युद्ध जहाज, जो कि विमान वाहक भी है, विशाल भी है, वो बहुत ही मदद रूप है। इट ऑफर्स इनकम्पेरेबल मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स। यस, इनकम्पेरेबल यानी कि बहुत ही अत्याधुनिक नई टेक्नोलॉजी से लेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसकी जो ताकत है वो कई गुना बढ़ा दी गई है। सबसे प्रथम लॉन्ग रेंज एयर पावर, लॉन्ग रेंज एंटी सरफेस वॉरफेयर, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव काउंटर एयरबोन। काउंटर एयरबोन यानी कि जो एयरबोन आ रहा है उसको तबाह करने के लिए, चाहे वो ऑफेंसिव तरीके से चाहे वो डिफेंसिव तरीके से। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, तो यह सारी चीज़ें जो है वो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स है, अपने आप में इनकम्पेरेबल है। एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ ओनली वन एयरक्राफ्ट कैरियर। वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो भारत के पास एक ही है जो फिलहाल सर्विस में है, जिसे हम लोग INS विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, एंड इट इज रशियन ओरिजिन। इट विल बूस्ट मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत, जिसका जिक्र मैंने किया, क्योंकि 75% से अधिक जो चीज़ें इसमें यूज हुई है उनमें 75% से अधिक भारतीय जो है मैन्युफैक्चर्ड है, यानी कि मेक इन इंडिया है और आत्मनिर्भर भारत भी है। तो ये कुछ इस पर्टिकुलर इंडिजीनियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के कुछ प्रोफाइल थी। उसके बाद देखें तो विश्व का अगर एक परिचित्र देखें तो यहाँ टोटल आज दिन तक 44 ऐसे युद्ध जहाज जो कि विमान वाहक हो वो बने हैं पूरे विश्व में, जिसमें से 20 अकेले US के हैं या USA के हैं। देन आफ्टर 4 जापान के हैं, 4 फ्रांस के हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया और 1 चाइना, UK, इटली, साउथ कोरिया, इंडिया, रशिया, थाईलैंड एंड स्पेन के। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो 44 एयरक्राफ्ट है वो विभाजित है, जिनमें से 6 टोटल निवृत्त हो गए और इन 6 में से 2 को तो भारत ने निवृत्त किया, UK से खरीद के। ठीक है, जो आज दिन तक हमने 3 लिए, 3 में से 2 की खरीदी हमने यूनाइटेड किंगडम से की और 1 की खरीदी रशिया से की, जो आज अभी भी सेवा में है, और जो 2 UK से लिए थे वो निवृत्त हो गए। ठीक है, तो ये ग्लोबल परिचित्र है। फिर फैक्ट फाइल देखे, जो जिक्र मैंने किया था शुरुआत में ही, कि जो बिंदु, जो टेक्निकल बातें हैं, जो कुछ आंकड़े हैं INS विक्रांत के बारे में, उसको देखेंगे यहाँ। और INS विक्रांत नहीं मगर ISC 1 भी कह सकते हैं या ISC INS विक्रांत भी कह सकते हैं। सबसे प्रथम इसकी लागत 20,000 करोड़, इसका वजन 40,000 टन, इसकी लेंथ देखें तो दोनों में यहाँ दिए गए हैं 860 फीट और 262 मीटर्स विथ, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 204 मीटर या 62 मीटर्स, एंड इट्स हाइट या लंबाई इसकी 184 फीट या 59 मीटर्स। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन सी 45 डेज कंसेक्यूटिव। नंबर ऑफ फ्लोर्स, देयर आर 14 फ्लोर्स, यानी कि बहुत ही लंबी। ओवर 1700 सिक्योरिटी पर्सनल कैन बी पोस्टेड ऑन इट, बहुत ही विशाल। टोटल एरिया ऑफ डेक 1,10,000 स्क्वायर फीट, या अगर मीटर की बात करें तो 33,528 मीटर। देन आफ्टर स्पेशल स्टील इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ या इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ISC विक्रांत, और वो स्टील जो है उसमें जंक नहीं लगता, ऐसा स्टील विशेष करके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, और तकरीबन 2300 टन स्टील का इसके निर्माण में उपयोग किया गया है। देन आफ्टर अगर इलेक्ट्रिक केबल की बात करें,
जो केबल अलग अलग फंक्शंस के लिए उस पर्टिकुलर पूरी शिप में लगाए गए हैं, अगर उनका पूरा कलेक्टिव हिसाब करें तो तकरीबन 2500 किलोमीटर से अधिक लंबाई के केबल्स उसमें लगाए गए हैं, इनका उपयोग किया गया है। एंड 150 किलोमीटर्स लॉन्ग पाइपलाइन हैज़ बीन यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ एंटायर शिप। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टेक्निकल आंकड़े थे जो अपने आप में हमें थोड़े मददरूप साबित हो। देन आफ्टर अगर हिस्ट्री देखें कि इसका उद्भव कैसे हुआ, तो जैसे आपको आशा रहेगी कि जो यूएस है वो ऐसी चीज़ों में आगे रहता है, तो यहाँ भी यूएस ही है, और यूएस की नेवी जो है वो भी अपने आप में बहुत ही अत्याधुनिक मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हुई यूएस से। देखेंगे इन नवंबर 1910 अमेरिकन पायलट flew a plane of specially built platform on the deck of US cruiser बिर्मिंगम। बिर्मिंगम नामक यूएस का एक क्रूज था जिसके ऊपर इन्होंने एक विशेष प्लेटफॉर्म बनाया, एक मंच बनाया, ताकि वहाँ से जो है एयरलिफ्ट हो सके। और अमेरिकन पायलट जिनका नाम एडवर्ड एली उनके द्वारा उड़ान भरी गई थी सबसे प्रथम वर्ष 1910 में, जो यूएस के वतनी थे। फिर जनवरी 1911 में उन्हीं ने, एडवर्ड एली ने ही एक लैंड किया ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म पर, जो कि यूएस की बैटलशिप पेंसिल्वेनिया के ऊपर बनाई गई थी। तो टेक ऑफ भी एडवर्ड एली ने ही किया, और सबसे प्रथम लैंडिंग भी ऐसे मोबाइल प्लेटफॉर्म पर जो है मध्य समुद्र में एडवर्ड एली ने ही किया। टेक ऑफ किया 1910 में एंड ही लैंडेड इन 1911। तो दो सबसे प्रथम यूएस का। फिर आफ्टर ब्रिटिश नेवी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विथ कैरियर इन वर्ल्ड वॉर 1। यस, उन्होंने भी वर्ल्ड वॉर 1 के जो है मध्य में अपने विमान वाहक जहाज़ों का उपयोग करना शुरू किया था, एक प्रकार से प्रयोग किया था। और फिर उसके बाद यहाँ से उसी प्रयोग का उपयोग करते हुए सारी दुनिया आज अब एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने लगी। ब्रिटेन का ही जो है आइडिया, उसका उपयोग करके जापान ने बनाया, यूएस ने बनाया। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वाज फर्स्ट यूज्ड इन कॉम्बैट। तो ये इसका प्रथम उपयोग है हमारे इतिहास में, मानव के इतिहास में, कि सबसे प्रथम बार विमान वाहक जहाज संघर्ष में, युद्ध में उपयोग हुआ हो, वो जो है विश्व युद्ध द्वितीय था। एंड आफ्टर इन सितंबर 1960 फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर एंटरप्राइज वाज लॉन्च्ड बाय यूएस। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर, और यहाँ से न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन शुरू हो गया इन 1960 एंड इट वाज यूएस अगेन। तो ये अपने आप में पूरे विश्व में इसका इतिहास है। देन आफ्टर इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया 3 लिए हैं, एक सेवा में है, एक का सी ट्रायल शुरू हुआ है, फिर भविष्य में भी 1 और 2 बनाने की और योजना है। देखेंगे सबसे प्रथम आईएनएस विक्रांत 1957 का, जो हीरो था प्रथम पीढ़ी का, विच वॉज बॉट फ्रॉम यूके। ओरिजिनल नेम वॉज HMS रिक्विलिस, यानी कि हिज और हर मेजेस्टी इन सर्विस। सर्व्ड इन इंडो-पाक वॉर ऑफ 1971 and decommissioned in the year 1997. Then after INS Vikrant, which was bought from UK in 1987, longest serving carrier, yes, ये इसकी एक विशेषता है, it served 30 years, decommissioned in the year 2017. Then after INS विक्रमादित्य, which is in service right now, जो रशिया से खरीदा गया था, इसका मूल नाम एडमिरल ग्रोशकोव था। फ्लैगशिप ऑफ इंडियन नवल्स आर्मी, यस, राइट नाउ अगर देखें तो सबसे मुख्य जहाज अगर भारतीय नवल सेना का कोई कहे तो वो है INS विक्रमादित्य, और इट कैरीज अप टू 36 एयरक्राफ्ट, यानी कि काफ़ी ये भी विशाल है, मगर इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी आउटडेटेड अब धीरे धीरे होती जा रही है। देन आफ्टर INS विक्रांत, जिसका मैं जिक्र किया, जिसे IAC-1 भी कहते हैं, टेक्निकल नेम IAC-1, कंस्ट्रक्टेड बाय कोची शिपयार्ड लिमिटेड, लोकेशन कोची केरला, एंड फ्यूचर प्लान्स IAC-2 विच विल बी नेम्ड INS विशाल, बहुत ही बड़ी बन रही है, और तकरीबन कहा जा रहा है कि उसकी जो एयर कंपोनेंट कैपेसिटी है वो 55 से अधिक रहेगी, यानी कि 55 से अधिक प्लेन्स और चॉपर्स का जो है वहन वो कर सकेगी एट अ टाइम। एंड इंडिया अप्रोच्ड UK टू बिल्ड ए वारशिप ऑन द लाइन्स ऑफ HMS क्वीन एलिजाबेथ, यानी कि भारत ने
यूके का अप्रोच किया कि भाई हम ऐसा एक विमान वाहक जहाज साथ में साझेदारी करके बनाया, आप उसमें हमारी मदद कीजिए। ठीक है, तो ये भारत वो एयरक्राफ्ट कैरियर या विमान वाहक जहाज का परिदृश्य था। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज हमें इस दो परीक्षालक्षी एवं सामान्य समझ के संबंधी भी महत्वपूर्ण लेखों में समझनी थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख फौज के जो है संशोधन व संपादन के साथ, विश्लेषण के साथ। प्लस ग्रोथ यूपीएससी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यहाँ जो परीक्षा उपयोगी चर्चा होती है उनका लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मिले। तो मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ यूपीएससी।